हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का चैप्टर हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये 10th क्लास का टर्म 2 का जो हम एग्जामिनेशन होने वाला है सीबीएसई के लिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से पहले पढ़ने के पहले हमें समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों ज़रूरी है। तो देखो, आज की डेट में जो मॉडर्न सोसाइटी है उसकी लाइफ स्टाइल के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, हॉस्पिटल पर्पस के लिए, इंडस्ट्री पर्पस के लिए, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ मेन सोर्स या मेन बैकबोन ऑफ द कंट्री कहा जाता है। या कहें डोमेस्टिक पर्पस से या इंडस्ट्री के पर्पस से, हॉस्पिटल पर्पस से, मेडिकल पर्पस से कहें, सभी के लिए आज के डेट में जो होता है इलेक्ट्रिसिटी इज ए मेन बैकबोन ऑफ द कंट्री कहलाता है। जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एक्टिविटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, आज की डेट में इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर निर्भर करता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो ये तो हमने देखा कि डिपेंडेंसी हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि हमारे यहाँ जो भी सब्सटेंस है, आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज़ें देखते हैं, मटेरियल देखते हैं, एलिमेंट्स देख सकते हैं, है ना, तो वो क्या हो सकता है, या तो कंडक्टर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास कर सकता है। जब किसी से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो उसको हमको लोग क्या कहते हैं, यानी कंडक्टर कहते हैं। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बैड कंडक्टर कहते हैं या नॉन कंडक्टर के नाम से जानते हैं। जबकि एक से कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में आजकल एक मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन में एक सेमी कंडक्टर का प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग गजट्स प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें प्रयोग करते हैं, वो आज के डेट में वो क्या है, सेमी कंडक्टर के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी तक हम लोग दो समझने का प्रयास करते हैं कि कंडक्टर का मतलब क्या होता है। कंडक्टर का मतलब पास द इलेक्ट्रिसिटी। अब एक चीज़ का आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर से क्यों पास कर जाता है, क्योंकि कंडक्टर जो होता है एकुमुलेशन ऑफ द चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, बहुत ही चार्ज का एकुमुलेशन होता है। पॉजिटिव निगेटिव आयन भरे होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिसके कारण जो होते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाते हैं। जबकि जो बैड कंडक्टर होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करते हैं। इसका कई सारे रीज़न हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि उसमें एकुमुलेशन ऑफ चार्ज का क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। डेट मीन्स उसमें जो चार्ज का होता है वो ऑब्सेंस होता है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। डेट मीन्स हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि हम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम चार्ज का डिफिनेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव दो प्रकार की चार्ज होगी, यानी एक सकारात्मक हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सेकेंड जो पॉइंट पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट में ही पास कर सकता है। उसके लिए पार्टिकुलर उसका सिंबल भी होता है, पार्टिकुलर इक्विपमेंट भी होता है, उसकी चर्चा भी करेंगे। थर्ड जो सेकेंड जो पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, विदाउट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं हो सकता है। जो घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है तो वो कुछ पोटेंशियल के साथ आता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डायग्राम, देखो कुछ सिंबल जो होते हैं इलेक्ट्रिक डायग्राम होते हैं, उसका सिंबल हम बताएंगे। वो आपकी जो चार्ट होगा उस चार्ट से हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। उसके बाद ओम्स लॉ इसमें पढ़ना है। 4th नंबर हमने ओम्स लॉ पढ़ना है। ओम्स ने जो है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट करने का काम किए थे, तो ओम्स लॉ को भी पढ़ेंगे। 5th नंबर पॉइंट हमारा फैक्टर, है ना, बीच चीज
फैक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो फैक्टर हम आगे बताने वाले हैं कि वो लेंथ पर निर्भर करता है, वो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पर निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है, उस चीज़ की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 6 नंबर हम जो पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। देखो कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन करते हैं या क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है और पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला होता है। और नेक्स्ट जो हमें इसमें पॉइंट पढ़ना है वो हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट करने के कारण जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इसके प्रैक्टिकल हम क्या यूजेस करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम इतनी बातों को डिस्कशन करने वाले हैं। 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। और देखिए कि सबसे पहले हम लोग देखें कि जो करंट होते हैं, करंट एंड द वाटर करंट की बात करते हैं। एयर करंट हो सकते हैं, वाटर करंट हो सकते हैं, है ना। आजकल जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो थर्मल पावर करंट से भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से प्रोडक्शन किए जाते थे, आजकल थर्मल पावर एनर्जी से भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा किए जा सकते हैं, या कहें कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे भी इलेक्ट्रिक करंट पैदा किए जा सकते हैं, प्रोडक्शन किए जा सकते हैं। बिनो फ्लोइंग द सब्सटेंस द करंट इज ए रिवर, है ना। रिवर में भी करंट आता है। करंट का मतलब यहाँ पर जो पानी का जो वाटर करंट है उसकी वाटर करंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर, एग्जाम्पल्स मेटालिक वायर, जो मेटालिक वायर होता है, जितने भी मेटालिक वायर होते हैं मेटालिक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पहले भी मैंने बताया है कि जो मेटल होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होते हैं। प्राय जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण उसमें क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो चार्ज का मूवमेंट भी, इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट भी वही पास करता है जहां पर एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज हो। करंट इन द कंडक्टर, करंट से इलेक्ट्रिक पास कर जाता है। टॉर्च बिनो द सेल, जो टॉर्च होता है जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, बैटरी हो गया, उसमें क्या लगता है, सेल लगे होते हैं। प्लेस्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर, तभी उससे क्या होता है, जब उससे प्रॉपर ऑर्डर में टॉर्च में लगे होते हैं सेल, तभी उससे क्या होता है, करंट पास करता है और इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होता है। तभी वो क्या होता है, टॉर्च फ्लैश करते हैं, यानी कि टॉर्च क्या होते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। प्रोवाइडेड द फ्लो द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब बी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव द लाइट देता है। हम लोग भी जो इलेक्ट्रिक करंट डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, है ना, तो वो थर्मल पावर से बन सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बन सकते हैं। जब इसको घरों में प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, लाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। घरों में जो है बल्ब जलाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। अलग अलग चीज़ें LCD देखने के लिए प्रयोग करते हैं। वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का ही जो है लाइट एनर्जी में, या कह सकते हैं लाइट एनर्जी के साथ साथ साउंड एनर्जी में या दूसरी एनर्जी में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बिहेव टॉर्च की बात कर रहे थे। ए स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, जो टॉर्च में लगे होते हैं वहाँ पर जो स्विच होते हैं कंडक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन द सेल एंड द बल्ब के बीच में कंडक्टिंग लिंक का काम करता है। कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑन द इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो कॉल्ड, और ये जो सर्किट जो बने होते हैं इसके अंदर जो करंट पास कर रहा है, जो हमने कहा कि क्लोज पाथ जो इसका बना होता है किसके, सेल और बल्ब के बीच में, वही इसका क्लोज्ड पाथ होता है और ये इसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। नाउ द सर्किट इज ब्रोकन,
अगर किसी कारण से सर्किट क्या हो रहा है, ब्रोकन हो रहा है ना, तो स्विच ऑफ द टॉर्च या टर्न ऑफ हो जाएगा। द करंट स्टॉप, करंट क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। फ्लोइंग द बल्ब डज नॉट ग्लो, और जो बल्ब होगा फ्लैक्स नहीं करेगा, जो टॉर्च होगा फ्लैक्स नहीं करेगा। हाउ डू बी एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पार्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज एक पार्टिकुलर एरिया में, एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में कितने चार्ज फ्लो कर रहा है उसको टाइम से जब डिवाइड कर देते हैं, पर यूनिट टाइम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इन अदर वर्ड्स है ना, इट इज ए रेट ऑफ द फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक रेट निकल जाता है। तो इलेक्ट्रिक रेट को ही जो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के जो रेट हुआ उसी को क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट कर रहे हैं। इन द सर्किट यूजिंग द मेटालिक वायर, वो सर्किट किस चीज़ के बना होता है, मेटालिक वायर का होता है। इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ द चार्ज, हाउएवर इलेक्ट्रॉन बी आर नॉट नो डैट the time when the phenomenon of the electricity was first observed, electric current was considered to flow of the positive charge, and the direction of the flow of the positive charge taken to be the electric current। अब इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज का जो डायरेक्शन होता है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो सर्किट है मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो कर रहा है नेगेटिव की ओर, तो यही डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज वाला डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन किसका लिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। इन कन्वेंशनली इन द इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। और दूसरे अर्थ में कहें कि मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन हुआ है ना, निगेटिव चार्ज, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो हमने दो चीज़ें सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करने के लिए अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू पार्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन माना जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो माना जाता है। या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव का अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगा वही उसकी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगा। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। इसी को मैथमेटिकल हम क्वांटिटी में लिखना चाहे, मैथमेटिकल फार्मूला में लिखना चाहे तो अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द पार्टिकुलर एरिया पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है कैपिटल आई से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कूलम, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर 19 कूलम के बराबर होता है। 19 कूलम के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान बराबर होता है। जबकि अगर सेकेंड टाइम हम इसको देखें तो अगर कूलम पर यूनिट सेकेंड, यानी कि अगर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर हमें लिखना हो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, हम लोग क्या लेंगे, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो एम्पियर, अब इसको हम कुछ माइक्रो यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं। कई बार इसको जो होता है ना, क्या लिखा होता है 1 ME का मतलब 1 ME मतलब मिली
एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ एम्पियर की बात करते हैं, -3 एम्पियर की बात करते हैं, है ना, -3 एम्पियर की बात करते हैं। दूसरी चीज़ें अगर हम इसमें सेकेंड चीज़ें लें, है ना, कि एक हमारा क्या हो जाएगा 1 MU। 1 MU का मतलब क्या हुआ 1 MUA, यानी कि म्यू का मतलब यहाँ पर 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर। यह स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए छोटी छोटी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी पेपर में आ जाए तो उससे कन्फ्यूजन मत होइएगा, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने बता दिया। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका एक पॉइंट और देख लीजिए, नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था एंड्रे मैरी एम्पियर। 1775 से लेकर के 1836 में 1 एम्पियर को इन्होंने डिफाइंड किया था। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम डिवाइड अपॉन 1 सेकेंड को ही हम लोग क्या कह देते हैं 1 एम्पियर के बराबर कहते हैं इसको, है ना। माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं, माइक्रो एम्पियर के साथ साथ हम मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल यूनिट क्या होगा एम्पियर होगा। एक एग्जाम्पल्स हमारा आया हुआ है, उसके पहले एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। मैंने पहले ही बताया कि पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन यही हुआ, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। अब ये को बल्ब लगा हुआ है, बल्ब क्या करेगा लाइट इमिट करेगा, और ये क्या लगा हुआ एमीटर लगा हुआ है, ये एमीटर का पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है निगेटिव चार्ज है। और इधर करंट क्या जा रहा है, एक की लगा हुआ है, के का मतलब की स्विच ऑन करिएगा तो ये ऑन हो जाएगा, ग्रो करेगा, स्विच ऑफ कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। और ये क्या है सेल का, ये बैटरी का निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को भी देखा कि हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से दिस सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंपेरिजिंग द सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर और प्लग। इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है और प्लग लगा हुआ है, जो कि इसको बोल रहे थे। एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर ए 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अभी मैंने पढ़ाया कि I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। तो I का मान दिया हुआ है कितना 0.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें किस में सेकेंड में तो 600 सेकेंड हो गया। तो अगर Q निकालना हो तो I इंटू T मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। टोटल 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या आ गया 300 कूलम के बराबर आया। अब नेक्स्ट इसमें हमने देखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी का भी पोटेंशियल मेजर करना इम्पॉसिबल काम होता है, इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये हायर पोटेंशियल वाला है और ये लो पोटेंशियल वाला था। दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो क्या माना जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माना जाएगा। तो देखो कि पोटेंशियल कांट बी पॉसिबल मेजर एनी पॉइंट या एनी सर्किट विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ द अदर पॉइंट। बिना किसी दूसरे पॉइंट के रेफरेंस को हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट मानना ही पड़ेगा। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है। डेट बी मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज to flow. Let us consider the analogy of the flow of the water. Charge do not flow in a copper wire themselves. Charge नहीं flow कर रहा है, just water is a perfectly horizontal tube. Horizontally tube does not flow if one end of the tube is connected to a tank of the water kept in the higher level. देखिए अगर जब से मान लिया जाए दो टैंक हमने लिया, एक टैंक ये है दूसरा टैंक ये है। अब दोनों टैंक लिया, अगर मान लीजिए हाँ दोनों के बीच में कनेक्टिविटी लगा हुआ है और दोनों में वाटर की संख्या बराबर है, तो क्या वाटर इधर से इधर जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसको मान लिया जाए इसमें दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एक टैंक हमारा ये रहा, एक टैंक हमारा ये रहा, दूसरा टैंक ये रहा, इसका होल यहाँ बना दिया गया है
और इसका वाटर का लेवल यहीं पर है, इसका वाटर का लेवल ऊपर तक है। अगर इस दोनों में कनेक्टिविटी किया जाए तो ये क्या होगा, ऊपर हायर पोटेंशियल से क्या होगा, लोअर पोटेंशियल की ओर हो क्या होगा, वाटर फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेट मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर आना शुरू हो जाएगा। उसी को समझाने का प्रयास किया है, जो मैंने बातें कहा उसको समझाने का प्रयास किया है। डेट इज वाटर इज फ्लोट आउट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब, द फ्लो ऑफ द चार्ज ऑफ द कंडक्टिंग मेटालिक वायर, द ग्रेविटी ऑफ द कोर्स देर इज नो रोल ऑफ प्ले। ग्रेविटी यहाँ पर नहीं के बराबर मान रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। द इलेक्ट्रॉन मूविंग if there is a difference of the electric current pressure is called the potential difference। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा along the conductor। the difference of the potential may be produced by the battery consisting of one and more electric charge। the chemical action within the cell generates the potential difference across the terminal of the cell even when no current is drawn from it। when the cell is connected to the conducting circuit element, the potential difference set the charge in the motion in the conductor and the produce an electric current in the order to maintain the electric current in a given electric circuit। इसको क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन करेगा in given circuit। this is express the cell has to expand, it is a chemical energy। ये क्या होगा, केमिकल एनर्जी रिलीज करेगा। बी डिफाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट वर्क डन मूविंग टू वन पॉइंट चार्ज फ्रॉम द अनदर पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ जब हमने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने में जो वर्क डन लगा, कुछ केमिकल एनर्जी रिलीज़ किया, केमिकल एनर्जी हुआ, कुछ केमिकल वर्क हुआ, कुछ दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया। इस पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण हुआ, वर्क डन करने के कारण हुआ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इक्वल टू वर्क डन को W से लिख रहे हैं, डिवाइड अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू वर्क डन बाई द डिफरेंस ऑफ द टू पॉइंट चार्ज डिवाइड अपॉन चार्ज। तो अगर हम सिंपल शब्दों में लिखना चाहें तो हमारा आ गया V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन डिवाइड अपॉन चार्ज। इसी को हम एक्युमुलेशन के फॉर्म में दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हमने एक एग्जांपल्स के रूप में इसको फाइंड आउट करने का प्रयास किए थे। इसी फॉर्मूले का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन डिवाइड अपॉन चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो देखो वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना, और चार्ज का क्या होगा, कूलम। तो जूल पर यूनिट कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या मान क्या हो गया, वोल्ट हो गया, V हो गया। नेम्ड आफ्टर द एलेसमेंड्रो वोल्ट, है ना, इतना भी याद रखिएगा तो चलेगा। वोल्ट 1745 से लेकर के 1825 ईस्वी में इटालियन फिजिस्ट थे। 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए सेम वैसे डिफाइन करेंगे जैसे अभी इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर को डिफाइन किए थे। 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 जूल यानी वर्क डन 1 जूल लेना पड़ेगा। इसके साथ चार्ज का मान कितना, 1 कूलम के बराबर लेना होगा। तो 1 वोल्ट इक्वल टू जूल, है ना, बटे कूलम, और जूल पर यूनिट कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। जिससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, जो वोल्ट मीटर होता है कैसे कनेक्ट किया जाता है, ऑलवेज कनेक्टेड द पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किए जाते हैं उसके क्या किए जाते हैं, पैरेलल कनेक्ट किए जाएंगे ऑलवेज, हमेशा। अब एक एग्जांपल से, हाउ मच वर्क इज डन इन द मूविंग चार्ज ऑफ द
2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस द 12 वोल्ट। इसमें 12 वोल्ट का लिया गया है, चार्ज कितना दिया गया है 2 कूलम दिया गया है और पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं वोल्ट 12 वोल्ट है। तो हम इसको निकाल सकते हैं, अभी अभी पढ़े थे है ना, वर्क डन अपॉन कूलम। तो हमें क्या क्या दिया हुआ, वर्क डन इसका नहीं निकाल सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा है ना, 12 इंटू 2 कितना 24 जूल के बराबर। ये कौन सा जूल है, इलेक्ट्रिक करंट का जूल होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे। ये जो वर्क डन हुआ वो किसके के बराबर होगा, वर्क डन बाई द पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट के चार्ज के बीच का जो डिफरेंस हुआ जिसकी चार्ज की बात कर रहे हैं, तो ये कितने के बराबर हो गया 24 जूल के बराबर हो गया, इक्वल हुआ। अब नेक्स्ट हमारा सर्किट डायग्राम हुआ। कुछ हमारे सर्किट डायग्राम आपको ध्यान रखने होंगे पेपर के अकॉर्डिंग। यह हमारे लिए जो टेबल है उसमें अरेंज किया गया है। इस टेबल को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए, ये जो हमारा देख रहे हैं ये हमारा किसका है, इलेक्ट्रिक सेल का है। इलेक्ट्रिक सेल हमेशा जब बनाइएगा तो एक बड़ा लाइन ड्रॉ कीजिएगा, एक छोटा लाइन, छोटा वाला हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा तो ये वाला क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की ओर फ्लो करेगा, है ना। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करेंगे यानी एक से ज़्यादा सेल को हम कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करिएगा तो एक से ज़्यादा सेल आप ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल, है ना, एक से ज़्यादा सेल ऐड किया। इसका एक ये देखिए, इसका नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव से, है ना, इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से ऐड करते जाइए, जितना बनाना है उतने सेल को ऐड कर दीजिए। प्लग, ये जो सिंबल है हमारा क्या है, प्लग ऑन है, ओपन है ना। दूसरा जो प्लग है क्लोज्ड है, बंद है। ये वायर कनेक्शन का शो कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये वायर कनेक्शन का शो कर रहा है, ज्वाइंट वायर का शो कर रहा है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, बिना कोई ज्वाइनिंग का, जैसे ये लाइन है इसे पास करवा दीजिए ऐसे, है ना, सॉरी ये है तो इसको इधर से आ रहा है तो ऐसे पास करवा लिए, तो ये शो कर रहा है बिना कोई कनेक्शन का क्या कर रहा है, एक लाइन दूसरे से क्रॉस कर रहा है विदाउट एनी ज्वाइनिंग। ये जो सिंबल है हमारा वो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है हमारा। इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को शो कर सकते हैं। ये जो सिंबल हमारा रेजिस्टेंस का है ना, रेजिस्टेंस का है, सिंबल रेजिस्टेंस का है। ये जो हमारा है वेरिएबल्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल्स का मतलब रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। दूसरा ये आमीटर का है, ये सिंबल आमीटर का है और भी हमारा वोल्ट मीटर का है। तो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम देखे, कई सारे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो होगा पेपर बनाने के समय में या क्या कर सकते हैं जब न्यूमेरिकल बनाना होगा तो इस तरह का सर्किट डायग्राम आपको दिया रहेगा, उससे आप समझ सकते हैं कि ये किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक बल्ब का है, रेजिस्टेंस का है, वेरिएबल्स रेजिस्टेंस है, चेंज होने वाला, अमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। अभी तक हमने 2 फॉर्मूले की बात किया। पहला जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आया था वो चार्ज अपॉन टाइम आया था। दूसरा जो हमारा आया है वोल्ट बराबर क्या आया था, वर्क डन अपॉन चार्ज आया था। ये 2 को अभी तक हमने रिमाइंड कर लिया। अब देखिए ओम्स ने क्या लॉ दिया, तो कहता है रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखिएगा किसके किसके रिलेशन की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट। तो ओम्स ने किसके बारे में लॉ देने का प्रयास किया है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, जो रिलेशन शो करेंगे वो हमारा किसका देन है, ओम्स लॉ का देन है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, है ना। टाइम बहुत कम है इसलिए हम जो है एग्जाम्पल्स आपको डायग्राम वाला एक्टिविटी समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमको जरूर समझाएंगे। अब इस ग्राफ में हम देखते हैं, या ग्राफ देखने के पहले हम इसको पहले कुछ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले द अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू V वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज ऑब्टेन्ड द ईच अदर द VI ग्राफ। ये जो हमारा ग्राफ है, एक तरफ हमने करंट लिया है जिसको हमने I से शो किया है, दूसरी तरफ हमारा वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम एक तरफ से लिखते हैं 0.1 है ना, 0.1 है ना, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, दूसरी तरफ 0.4, 0.8, 1.2 है ना, अलग अलग ले रहे हैं। उससे देखते हैं कि जो ग्राफ है वो डायरेक्टली दोनों के बीच से पास कर रहा है ना, दोनों के बीच से पास कर रहा है। तो एक तरह से हमारा रिलेशन फाइंड आउट होने का प्रयास कर रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा
पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव इफेक्ट क्या पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। देखो वी आई इज ए कांस्टेंट रेशियो से बढ़ रहा है। 1827 ए जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज सैमन ओम, है ना, इतना बड़ा नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ओम्स रखेंगे वो भी चलेगा। फाउंड दैट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट आई एंड फ्लोइंग इन द मेटालिक वायर द पोटेंशियल अक्रॉस द इट्स टर्मिनल द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द इन द मेटालिक वायर द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली, हमने पहले बताया इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, माना फ्लोइंग ऑफ द थ्रू इट इज प्रोवाइड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, लेकिन एक कंडीशन है कि टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए, सेम रखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। दैट मीन्स अगर सिंपल शब्दों में कहें तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होगा। अगर दोनों को और आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं तब V अपॉन आई दैट मीन्स V अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को हम लोग R मानते हैं। R आगे बताएंगे R का मतलब क्या हो। R इज ए कांस्टेंट इन ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, पार्टिकुलर रिमेन्स टेम्परेचर क्या है, सेम है, जिसके लिए हमने कांस्टेंट माना है। तो V इक्वल टू आई आर, यानी V इक्वल टू आई आर। दिस इज अ थर्ड फार्मूला। अभी तक हमने दो फार्मूले का इस्तेमाल कर चुके हैं, दो फार्मूले के बारे में, डेरिवेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, एक थर्ड डेरिवेशन है। इक्वेशन नंबर, है ना, जो भी है, R इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मेटालिक, एक पार्टिकुलर मेटल के लिए, पार्टिकुलर मेटालिक वायर के लिए इसका R का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट ए गिवन टेम्परेचर, पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इसको नाम क्या पड़ा, रेजिस्टेंस। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, ये किसी भी कंडक्टर का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है टू रजिस्ट टू फ्लो ऑफ द चार्ज, और उसके चार्ज को क्या करना है, फ्लो करना है। द एसआई यूनिट, है ना, एसआई यूनिट ऑफ द ओम, जो इसका एसआई यूनिट मान क्या होता है, ओम्स होते हैं। इसको लिखते हैं इस तरह बच्चों, है ना, इसको सिंबल इस तरह लिख सकते हैं। एसआई यूनिट ओम हो गया। ओम का मतलब क्या हुआ, यानी कि वोल्ट अपॉन एम्पियर। यही वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ओम रिप्रेजेंट द ग्रीक letter ohm according to the Ohm's law, R equal to V upon I. The potential difference across the two end of the conductor is 1 volt. 1 वोल्ट लो, एक, यानी कि 1 वोल्ट का आप पोटेंशियल डिफरेंस ले, 1 एम्पियर का आप इलेक्ट्रिक करंट ले, तो इसको कैलकुलेट करके निकाल ले, तो 1 ओम बराबर ये रेजिस्टेंस का क्या हुआ, SI यूनिट हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, वोल्ट अपॉन मीटर को क्या करें, 1 ओम के बराबर कर रहे हैं। ऑल्सो दिस इज I इक्वल टू V अपन आर, और ये पॉपुलरली किससे नोन है कि I इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड अपॉन रेजिस्टेंस के नाम से एक तरह से फेमस है ना, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। द करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो करंट होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस इज अ डबल, अगर रेजिस्टेंस का मान डबल कर दिया जाए, द करंट गेट हाफ, द करंट का मान क्या हो जाएगा, हाफ। जब I इक्वल टू क्या है, V अपॉन आर है, तो अगर आपने इसको क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो ये डबल हो जाएगा, तक इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इफ रेजिस्टेंस इज डबल, इलेक्ट्रिक करंट इज ए हाफ, इट इज ए प्रैक्टिकली it is a necessary to increase या decrease the current in the electric circuit। अगर पार्टिकुलरली अगर बात करें तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज करने से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द रेगुलेटर रेगुलेट्स करंट विदाउट एनी चेंज द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल्स रेजिस्टेंस, है ना, विदाउट कोई चेंज करना चाहते हैं, विदाउट एनी चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल्स का मतलब रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज घटा बढ़ा सकते हैं इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ए डिवाइस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड
to change the resistance in the circuit. We will now study about the electric resistance of the conductor with the help of दिस एक्टिविटी हम एक एक्टिविटी अभी करना नहीं है, आगे हम लोग एक्टिविटी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम लोग आगे चैप्टर को पहले कंप्लीट करते हैं। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रिक डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट्स बी डू दे डिफर सर्टेन components is offer and the easy path flow of the electric current while the other resist to flow we know इसका मतलब ये हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट constitute the electric current. The electron however are not completely free to move within a conductor. The resistance by attraction of the atoms among the which of the move. The motion of electron through a conductor is a retarded by the resistance. वो resistance पर निर्भर करता है। Components of a given size offer a flow of resistance is a good conductor. A conductor having the same appreciable resistance is called resistor. वो resistor कहलाता है। Components of identical size that differ in the high resistance is a poor conductor कहलाता है। A insulator of the same size is high resistance कहलाता है। उसमें ज़्यादा high resistance होती है। high resistance होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं करने देगा, फैक्टर इन ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, किस पर डिपेंड्स करता है। तो इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। एक किस पर निर्भर करता है ना, किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, जो मेटालिक हम वायर लेते हैं उसके लेंथ पर निर्भर करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है। ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है। प्रिसाइज मेजरमेंट सोन द रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उसके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो ये रिलेशन अगर हम फाइंड आउट करने यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक जो वायर लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं उस पर, और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर दोनों इक्वेशन को अगर मिला दिया जाए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। और इसको हम एक कांस्टेंट मानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। आर इजकल टू लेंथ अपॉन एरिया हो गया, यानी कि एल अपॉन ए हो गया। आर इज ए कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। द एसआई ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ए ओम मीटर। इसको क्या कहेंगे, ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल द मेटल एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। जो मेटल्स होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी वेरी लो होती हैं। रेंज 10⁻⁸ ओम मीटर एंड 2 से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी के रेजिस्टिविटी इसी के बीच में हो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर लाइक रबड़, है ना, ग्लास। हैवी रेजिस्टिविटी कितने होते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है ना, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं करेगा। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल आर वेरी द टेम्परेचर। ये दोनों किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। ये दोनों किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। अब कुछ मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी ऑफ द सम सब्सटेंस दिया हुआ है, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर दिया हुआ है ना, तो किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। मे भी ऐसा चांसेस है, कम चांसेस है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जा सकता है कि दो, है ना, 4 देगा ऑप्शन, तो इसमें से किसका ज़्यादा है किसका कम है, इस तरह का पूछा जा सकता है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा किसका देख रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरकरी का दिख रहा है 9, है ना, 94 × 10⁻⁻6, है ना, लगभग ये दिख रहा है।
सबसे ज़्यादा उसी का है। उसके बाद एक कुछ एलवाइज हैं जिसका यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार देख लेंगे इसको। और नीड नॉट मेमोराइज, इसको मेमोराइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इसने पेपर में कह दिया, इसको मेमोराइज करने की कोई आवश्यकता में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, बहुत लेस चांसेस से। अगर न्यूमेरिकल में देगा तो ऑलरेडी ये दिया रहेगा, गिवन रहेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज ए फिलामेंट इज ए 1200, है ना, 1200 ohm. How much current will be electric heater coils draw from the 220 volt source if the resistance of the heater is coils is 100 ohm दिया हुआ है। तो हम क्या क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो कितना 220 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हो कितना 1200 ओम दिया हुआ है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो 220 डिवाइड अपॉन 1200 डिवाइड करके देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.18 एम्पियर आया। जबकि दूसरा हमारा 220 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे के पास कितना आया इलेक्ट्रिक करंट 2.2 एम्पियर आया। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कम पास करेगा। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक बल्ब है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक हीटर तो कितना 220 सोर्स दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक करंट दोनों में अलग अलग पास करेगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो गया, अलग अलग है। और रेजिस्टेंस जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वोल्ट तो दोनों का सेम ही है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस चेंज है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कम पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट कम पास करेगा, है ना। और जिससे कम रेजिस्टेंस होगा उससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ज़्यादा पास करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल से, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट इज ड्रॉ ए current of the 4 ampere from the source. What is a current will the heater draw the potential difference in the increase to 120 वोल्ट। अगर इसका 120 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 60 वोल्ट दिया हुआ है, करंट कितना पास कर रहा है 4 एम्पियर पास कर रहा है। रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, निकाल के आ गया हमारा किसके 15 ओम आ गया। द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस तो हमारा वही रहा, तो रेजिस्टेंस वही रहा, तो करंट को पास करेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, डबल हो रहा है। डेट मीन्स 8 एम्पियर, दोनों को अगर काटेंगे तो 8 एम्पियर हुआ। करंट passes through the heater becomes the 8 ampere. थर्ड एग्जाम्पल से हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल ऑफ वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर 26 ohm at a temperature of 20 degree centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature using the 12.2 predicate the material wire दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, वायर की 26 ओम दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ 0.33, है ना। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर है। लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर दिया हुआ है। तो अगर रेजिस्टिविटी निकालना है तो रेजिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला अभी पढ़ चुके हैं। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता था, R = है ना रो L/A। तो अगर रो निकालना हो तो क्या लिखेंगे, रो निकालना हो तो क्या लिखेंगे, RA, है ना, अपॉन L, उसी को लिख दिया। एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², है ना। πr² लिख दिए, πr² लिख दिए, सबका मान पुट कर दिए। रेजिस्टिविटी हमारा निकल गया। रेजिस्टिविटी हमारा कितना आ गया, 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर आ गया। रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल 20 डिग्री सेंटीग्रेड 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर फ्रॉम द टेबल। सी डैट दिस इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मैग्नीशियम। किसका, मैग्नीशियम का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है ना 12.6 दिया हुआ है। ए वायर इज ए गिवन मटेरियल इज हैविंग द लेंथ ऑफ द L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टेंस इज 4 ampere. What would be the resistance of the another wire on the same materials having the length L/2, the area of cross section 2
2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर हो जाए। तो सबसे पहले देखें फर्स्ट में क्या दिया हुआ, R1 बराबर क्या लिखें, रो अपॉन एल अपॉन ए, और ये कितने के बराबर दिया हुआ, 4 एम्पियर 4 ओम के बराबर दिया हुआ है। R2 बराबर दिया हुआ, सेकेंड वायर के लिए निकालते हैं, वो क्या होता है, लेंथ हाफ हो जाता है, तो लेंथ को आधा करिएगा, और एरिया क्या होता है, डबल हो जाता है। तो ये क्या आ गया, 1/4 इसमें कॉमन आ गया, इसको बाहर रखिए, और ये किसने के बराबर हो गया, R के बराबर। तो R2 इक्वल टू 1/4 R1 के बराबर, या R1 इक्वल टू कितना, 4 R2 के इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर है। तो R2 1 एम्पियर दिया हुआ है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर जिसका मान दिया हुआ है, अगर R1 का मान दिया हुआ 4 एम्पियर है ना, तो पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया, R2 बराबर भी कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया, क्योंकि R1 का मान कितना दिया हुआ था, 4 ओम दिया हुआ था, R1 का मान दिया हुआ था 4 ओम दिया हुआ था, है ना। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 4 कट गया, है ना, कितना 1 के बराबर हो गया, 1 ओम के बराबर हो गया, है ना। अब हम लोग जो देखने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट का क्या मॉडर्न एज में क्यों जरूरी है उसके बारे में पढ़ा। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े, उसके बाद ओम्स लॉ पढ़े, उसके बाद ओम्स लॉ के साथ साथ ओम्स ने क्या क्या फॉर्मूले बताए थे, है ना। फाइनली हमारे पास I इक्वल टू V इक्वल टू IR आया, उसी से हम डिराइव करके क्या निकाले, I इक्वल टू V अपन R निकाले। इससे कई सारे हमने न्यूमेरिकल पुटअप किए, और क्या क्या सब फैक्टर हो सकता है जिसको हम लोग फैक्टर डिपेंड किस पर निर्भर कर सकता है, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा, है ना, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कई सारे न्यूमेरिकल बनाए। आज हम लोग यहीं क्लास समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि पेपर का एग्जामिनेशन का टाइम है ना, तो बच्चों का टाइम बहुत कम है, इसलिए जो है थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे, है ना, धीरे धीरे करने का। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, है ना, कमेंट कर सकते हैं, फिर हम इसको रिप्लाई कर करके आगे पढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, अपना